जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में शुक्रवार को बंद रहेगा वाराणसी शहर। अल्पप्रवास पर किरनापुर पहुंचे प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, बोले समर्थन मूल्य के नाम पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बना रहे किसानों को मामू। कार्य में लापरवाही के मामले में कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 6 पटवारियों पर की कार्रवाई, 2 को निलंबित करने के दिए आदेश। कलेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान नदारद मिले 30 कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने के दिए गए निर्देश। बुधवार की रात को नक्सलियों ने फिर सड़क निर्माण में लगे वाहनों को किया आग के हवाले, 10 दिसंबर को बंद के लगाए गए पोस्टर। कोरोना संक्रमण में सरकारी स्कूलों की सुधरी सेहत, 8% छात्रों की बढ़ी संख्या, 12 निजी स्कूलों में लटके ताले। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से महिला बाल विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों का कार्य न कराने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता पारधी ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत उन्हें पोषण आहार, मातृवंदना, लाडली लक्ष्मी, कुपोषण, बच्चों को पढ़ाना, एनआरसी के बच्चों को भर्ती करना आदि कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें कोरोना के कार्य में भी लगा दिया जाता है। यही नहीं, सुकन्या योजना और स्वास्थ्य विभाग के काम भी उन्हें दिए जाते हैं, जिसके कारण उनके विभागीय रिकॉर्ड अधूरे रहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अन्य विभागों के भी कार्य कराए जाते हैं तो उसका उन्हें मानदेय दिया जाए। हमारी मांग थी सर कि हम लोग यानी महिला बाल विकास का काम तो कर रहे हैं, लेकिन 2 साल हो गया कोरोना का भी काम कर रहे हैं और सारे डिपार्ट जैसे सुकन्या योजना, पोस्ट ऑफिस का काम और यानी स्वास्थ्य विभाग, हर डिपार्ट का काम हम लोग आए दिन करते जा रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड अधूरे रहते हैं, अधिकारी दौरे करते हैं। हम लोग इधर का काम करें या इधर का कार्य करें, तो हम लोग की यही मांग है कलेक्टर सर, मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग मात्र महिला बाल विकास का काम करेंगे, उसके बाद दूसरा काम नहीं करेंगे। अगर कराते हैं तो कोई एक जगह काम कराना चाहिए। सुबह से 7 बजे से कोविड की ड्यूटी करते हैं हम लोग 6 बजे शाम तक के, उसका अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, मानदेय नहीं मिलता। हम लोग तो मानदेय पे आधारित है सर। और हम लोग की यही है कि हम दूसरे डिपार्ट का काम इसलिए नहीं करते कि हमारे तो इतने सारे योजना है हमारे विभाग में महिला बाल विकास में। पोषण टेकर है, मातृवंदना, लक्ष्मी लाडली, बच्चों को पढ़ाना भी है, कुपोषण भी दूर करना है, एनआरसी के बच्चे को भी भर्ती करना है, पोषण टेकर में ऑनलाइन करना है, रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम एक ही विभाग, हमारे विभाग का काम करना है महिला बाल विकास। शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जब 9 दिसंबर को अपने ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे कर्मचारी अपनी मर्जी के मुताबिक कार्यालय में आते हैं और अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तृतीय श्रेणी के 23 एवं चतुर्थ श्रेणी के 7 कर्मचारी सुबह 11 बजे तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। समय पर उपस्थित नहीं होने वाले इन कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा 9 दिसंबर को प्रातः 11 बजे अचानक वित्त स्थापना शाखा पहुंचे तो वहां पर कोई भी कार्यरत कर्मचारी सुबह 11 बजे उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान कार्यालय अधीक्षक के पास उपलब्ध हाजिरी रजिस्टर के अनुसार PS मर्सकोले, धानेन्द्र सिंह गौतम, मान सिंह परते, निजाम कुरैसी, RK सिंधे, माया असाटी, चंदन खैरवार, विनोद वर्मा, प्रतिभा मते, रीना धारणे, तरुण बेदी, रवि प्रसाद गणवीर, संगीता पाटिल, मोहम्मद सैफ खान, शक्ति ठाकरे, राकेश देशमुख, आशुतोष पटले, रुचि शुक्ला, राजेंद्र मस्खरे, सचिन शर्मा, जाहिर अली, रामेश्वर नागवंशी, आरिफ खान, भृत्य अवधेश, गंगोत्री सहारे,
देवेंद्र कुमार शुक्ला, अजय जंगी, उर्मिला उदयपुरे, राजकुमार रहंगडाले और विनय नकपुरे कार्यालय में नहीं पहुंचे थे। इन सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। इब्राहिम का तुमने काटे हाँ क्यों तुम्हारी रूटीन क्यों नहीं है ऐसा जवाब में था निराकरण हो चुका होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुरुवार को किरनापुर आगमन होने पर कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दिग्विजय सिंह एवं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल दोनों ही नेता मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कावरे के पुत्र पवन कावरे के विवाह के आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। तत्पश्चात सर्वप्रथम दोनों ही नेताओं का काफिला स्वर्गीय लिखीराम जी कावरे की समाधि स्थल पर पहुंचा, जहां दोनों ही नेताओं ने श्री कावरे की समाधि पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। रायपुर रवाना होने से पूर्व पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि नक्सली समस्या का निदान बातचीत से ही हो सकता है और नक्सलियों से भी मैं अपील करूंगा कि हिंसा का रास्ता छोड़े और वे भारत के संविधान की शपथ लेकर भारतीय संविधान के अंतर्गत आकर चुनाव लड़ें और जनता के बीच काम करें। सर, आपके जो प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी है कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो भाजपा जो अस्थायी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस के पदाधिकारियों के खिलाफ में, आप क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता डरते नहीं हैं। कांग्रेस का इतिहास वो है जो ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे, ब्रिटिश के गोली और डंडों से नहीं डरे, तो इनसे क्या डरेंगे। राजस्थान में नक्सली उन्मूलन या देखिए लगातार एक ही सप्ताह में 3 घटनाएं हो चुकी हैं। अभी 3 राज्यों को दिया है। नक्सली समस्या का निदान बातचीत से ही हो सकता है और नक्सलियों से भी मैं अपील करूंगा कि हिंसा का रास्ता छोड़ें और वे भारत के संविधान की शपथ लेकर भारतीय संविधान के अंतर्गत आकर चुनाव लड़ें, जनता के बीच में काम करें। हिंसा का स्थान न तो भारतीय संस्कार और संस्कृति में है। महात्मा गांधी जी के परंपराओं को अपनाते हुए अहिंसा का रास्ता चुनें। अवैध रूप से मक्का परिवहन कर रहे वाहन को पकड़कर कृषि उपज मंडी बालाघाट के उड़नदस्ता दल ने कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक से 5 गुना जुर्माना वसूल किया। यह कार्रवाई नगर मुख्यालय से लगे हुए ग्राम कोसमी के पास की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी के अमले को जानकारी लगी कि एक वाहन जिसमें मक्का जिन्स भरा हुआ है वह पलारी से राजनांदगांव जा रहा है। सूचना मिलने पर कृषि मंडी की उड़नदस्ता दल द्वारा उस ट्रक को रोककर दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें मक्का जिन्स परिवहन संबंधित कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था, जिसके चलते अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन को पकड़कर फर्म विजय ट्रेडर्स पलारी के विरुद्ध मंडी अधिनियम की धारा 19(6) के तहत कार्रवाई कर 5 गुना अधिक प्रकरण बनाते हुए 39,761 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए मंडी निरीक्षक नंदलाल बघेले ने बताया कि यह कार्यवाही कृषि उपज मंडी समिति बालाघाट के सचिव मनीष मड़ावी, निरीक्षक अंबुलाल तयकर के मार्गदर्शन में उड़नदस्ता दल द्वारा की गई। वाहन में मक्का रखकर पलारी से राजनांदगांव ले जाया जा रहा था। वाहन में करीब 251 क्विंटल मक्का रखा हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है। मक्का उपज के परिवहन संबंधित उनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण 5 गुना जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। यहाँ इस मंडी के सेक्रेटरी महोदय श्री मनीष मड़ावी जी के मार्गदर्शन में बालाघाट मंडी उड़नदस्ता दल के कर्मचारियों द्वारा कल दिनांक 8/12/2021 को समय 3:40 पर निरीक्षण के दौरान ग्राम कोसमी के पास में रोककर जांच किया गया। मक्का जिन्स का बिना किसी मंडी पत्र अनुज्ञा पत्र लिए अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त वाहन को पकड़कर फर्म विजय ट्रेडर्स पलारी के विरुद्ध मंडी अधिनियम की धारा
19(6) के तहत कार्यवाही कर 5 गुना प्रकरण बनाया गया, जिसमें प्रकरण विवरण निम्नानुसार है। मक्का था सर, पलारी से राजनांदगांव। ये अवैध था, उसमें मंडी परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे। उसमें सर हो गया है 39,761 रुपए का। हाँ, उसने जुर्माना दे करके रसीद जारी हो चुकी है, तभी उसको फिर जाने की अनुमति प्रदान की गई। भारतीय सेना के सेना प्रमुख बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर बुधवार को देश के तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर में क्रैश हो गया, जिसमें श्री रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। देश के सबसे बड़े सेनापति के साथ ही सेना के अन्य अफसर और जवानों को गुरुवार की शाम जयस्तंभ चौक पहुंचकर अलग अलग संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद, गोंडवाना स्टूडेंट संघ, शहर में संचालित होने वाली कोचिंग एसोसिएशन के शिक्षक, पदाधिकारी, छात्रों, स्थानीय जनों ने इस दुखद घटना में शहीद हुए देश के सबसे बड़े सेनापति बिपिन रावत सहित अन्य सैन्य अधिकारियों और जवानों को कैंडल जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसी तरह वाराणसी नगर के जयस्तंभ चौक पर बुधवार बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत होने पर व्यापारी संघ के तत्वाधान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिपिन रावत के छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात सभी के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी सहित 11 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। की घटना है, जहाँ थोड़ी देर के लिए साथ में बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और 11 वीर बैया थाना अंतर्गत परसवाड़ा रोड ग्राम रौंदाटोला में यात्री बस की ठोकर से उछलकर रोड पर गिरे मोटरसाइकिल सवार युवक को डंपर ने चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक सतीश परते, उम्र 25 वर्ष, ग्राम टिकरिया, थाना बैहर निवासी है। मंगलवार की शाम को यह दुर्घटना उस समय हुई जब यह युवक मोटरसाइकिल में बैहर अपनी शादी का निमंत्रण देने आया था। बैहर पुलिस ने यात्री बस और डंपर के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को सतीश अपने छोटे भाई के साथ 2 अलग मोटरसाइकिल में अपनी शादी का निमंत्रण कार्ड देने के लिए बैहर आए थे। शाम करीब 6:30 बजे सतीश और उसका भाई रौंदाटोला में अपने रिश्तेदारों के घर निमंत्रण देने के बाद मोटरसाइकिल में रौंदाटोला से अपने घर टिकरिया जाने के लिए निकले थे। सतीश मोटरसाइकिल में आगे चल रहा था और उसका भाई मोटरसाइकिल में अन्य लोगों के साथ पीछे आ रहा था। तभी रौंदाटोला में परसवाड़ा रोड पर सामने से आ रही तेज रफ्तार यात्री बस ने सतीश की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। यात्री बस की टक्कर से सतीश मोटरसाइकिल से उछलकर नीचे गिर गया। बस आगे बढ़ी, तभी बस के पीछे आ रहे डंपर ने सतीश को चपेट में ले लिया। डंपर का पहिया सतीश के सर के ऊपर से जाने से सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। एक ओर केंद्र व राज्य सरकार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिले के कई किसानों को बाढ़ से खराब हुई फसलों का बीमा राशि नहीं मिल पाई है, जिसके चलते जहां एक ओर किसान काफी परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर इस राशि को पाने के लिए वे रोजाना शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मायूसी ही हाथ लग रही है। यह मामला जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सावली का है, जहां ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के सर्वे के मुताबिक बीमा राशि दिलाए जाने की मांग की है। जहां ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2019 में आई बाढ़ में गांव के करीब 700 किसानों की फसल डूब गई थी, जिसमें 50 से 60 किसानों को अब तक फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाई है और वे पिछले 2 वर्ष से शासकीय कार्यालयों का चक्कर काटने को मजबूर हैं। 2019-20 में क्या बाढ़ आई तो फसल पूरी डूब के मार खराब हो गई, सड़ गई थी। उसमें सर्वे हुआ, हमने सोसाइटी से लोन लिए थे, तो फसल बीमा की राशि मिलना था हमको। कितनी मिलना था? 30,400 कुछ रुपए का बना है, लेकिन तो आज तक हमारे खाते में नहीं आई है। लगभग कितने लोगों की धान बाढ़ में नष्ट हुई? हमारी सूची में जो सर्वे हुआ है करीब 700 लोग हैं। तो किसी को नहीं मिली? बहुत लोगों को मिल गई है, करीब 50-60 लोग हैं जिसको अभी तक नहीं मिली है।
क्यों नहीं मिल पाई, क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? मिलने की आया कि शासन से आई नहीं राशि, तुम कहाँ से देंगे ये भी। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वगैरह के पास गए थे उनके पास भी, क्या बोलते हैं? उन्होंने कार्रवाई की है, बोले हम कार्रवाई भोपाल में सत्र चालू होगा, बोले इसमें विधानसभा क्वेश्चन रखेंगे, बोले भी एक बार जैसे 50 से अधिक लोगों को राशि नहीं मिल पाई है, क्या दिक्कतें हो रही हैं? 2 साल हो गए कि इस राशि के लिए, इस राशि के लिए कई बार चक्कर काट के हो गए हमारे कार्यालय के। क्या बोलते कलेक्टर कार्यालय में? कार्यालय बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई कर रहे हैं, कृषि विभाग को लिख रहे हैं, कृषि विभाग से बोले बीमा कंपनी को लिखेंगे, जब वहाँ से राशि आएगी तब देंगे। 2 साल से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कार्रवाई हो रही है। बस कार्रवाई हो रही है। दक्षिण बैयर में एक बार फिर नक्सलियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और बीते महीने महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली में मारे गए नक्सली साथियों की याद में 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य बंद करने के उद्देश्य को लेकर बालाघाट जिले के भीतर बीते एक सप्ताह के दौरान लगातार तीसरी घटना को नक्सलियों द्वारा अंजाम दिया गया। बीती घटना की तरह ही नक्सलियों द्वारा एक बार फिर सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस बार नक्सलियों का निशाना था दक्षिण बैहर की बिटली से पाथरी सड़क निर्माण में लगे वाहनों को बिटली से निकट लात्री पंचायत के माड़वा गांव में इस घटना को अंजाम देते हुए रोड रोलर और जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पूर्व की तरह बुधवार की रात को 15 से 20 हथियारबंद महिला व पुरुष नक्सली बिटली से पाथरी सड़क निर्माण में लगे वाहनों को और मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी नक्सलियों द्वारा सोमवार की रात को किन्ही पुलिस चौकी के अंतर्गत बुदाल झूला कोलकाता मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर और एक मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान भी नक्सलियों द्वारा 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ बंद से जुड़े हुए पोस्टर घटनास्थल पर लगाए गए थे। गौरतलब रहे कि एक दिन पहले ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभाग के आला अधिकारियों ने बैठक कर इस बात का निर्णय लिया था कि अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य में पूरी तरह पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। इसके बाद दूसरे दिन ही नक्सलियों द्वारा एक बार फिर घटना को अंजाम दे दिया गया। लगातार हो रही नक्सली घटना ने प्रशासन के लिए चिंता और भी बढ़ा दी है। क्या आगामी दिनों में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में अपने कार्य करने की रणनीति में बदलाव करना होगा? क्या नक्सली इसी तरह घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे या फिर यह केवल 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र बंद के विरोध प्रदर्शन तक ही सीमित रहेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि पुलिस प्रशासन नक्सलियों के विरुद्ध नया एक्शन प्लान क्या तैयार करती है और उस पर किस तरह का कदम उठाती है। कोरोना संक्रमण महामारी के प्रकोप की वजह से जहां देश विदेश और जिले वासियों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर छात्रों के एडमिशन के लिए तरस रहे सरकारी स्कूलों की सेहत सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के बाद निश्चित ही कई चीजों में बदलाव हुआ है। जिले में इसका एक बड़ा उदाहरण शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिल रहा है। बार बार खुलते और बंद होते स्कूल, उस पर प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस से परेशान होकर छात्र और परिजनों ने सरकारी स्कूल की ओर रुख कर लिया है। नतीजा 12 प्राइवेट स्कूल में ताले लटक गए हैं। बंद होने वाले स्कूलों में 5 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल हैं, जिनमें श्री राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोलेगांव, विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा, प्रेरणा जागृति स्कूल खमरिया, सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल बिरसा, ओम ज्ञानपीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटेरा चौकी बालाघाट शामिल हैं। इसी तरह कुल 7 प्राथमिक स्कूल भी कोविड-19 के चलते छात्रों की कमी के कारण बंद हो चुके हैं, जिनमें बालाघाट मुख्यालय के HR राही मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, अपूर्व ज्ञानपीठ बालाघाट, अनुपम हायर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर बालाघाट शामिल हैं। वहीं वारासिवनी का दिल्ली पब्लिक स्कूल बंद हो चुका है। इसी तरह परसवाड़ा ब्लॉक के 2 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिनमें आर्यवर्त इंटरनेशनल स्कूल, आदर्श विद्यापीठ पोंडी और किरनापुर का एक स्कूल एक्सपर्ट कन्वेंट स्कूल चिखला शामिल है। निश्चित ही बंद होते प्राइवेट स्कूल का सरकारी स्कूलों पर खासा प्रभाव पड़ा। कोविड-19 से पहले बिगड़ती सरकारी स्कूलों की सेहत सुधरती भी दिखाई दे रही है। बीते 2 साल में यदि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या की बात करें तो इस साल सभी सरकारी स्कूलों में 11,595 छात्र छात्राओं ने प्राइवेट स्कूलों को अलविदा कहते हुए सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया है। अब शिक्षा विभाग के सामने यह एक चुनौती है कि जिन छात्रों ने सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक प्रक्रिया पर विश्वास जताते हुए प्रवेश लिया है, उन्हें बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे प्रदान की जाए। इसके लिए जहां एक ओर शिक्षा विभाग पूरी तरह से तत्पर है, वहीं प्रशासनिक तौर पर भी सभी स्कूलों में व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए टीम बनाकर स्कूलों का निरीक्षण कर वहाँ की शैक्षणिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने का कार्य किया जा रहा है। सर, अभी वर्तमान में कोविड के दौरान जो प्राइवेट संस्थाओं के बच्चे हैं शासकीय संस्थाओं में प्रवेश लिए हैं, तो हर विकास खंडों में बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। गत वर्ष 2021 में
पूरे जिले में शासकीय संस्थाओं में 1,44,690 बच्चे दर्ज थे, जो इस सत्र में 21-22 में 1,56,284 बच्चे दर्ज हो चुके हैं, यानी लगभग 11,595 बच्चों की बढ़ोतरी हुई है सरकारी स्कूलों में। बच्चों के और पालकों के मन में ये हो गया है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य शिक्षकों के द्वारा नहीं किया जाता सही तरीके से, तो वो भावनाओं को दूर करने के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा, सीओ महोदय के द्वारा पूरे जिले स्तर पे निरीक्षण टीम बनाई गई है। और ये जो निरीक्षण टीम है यानी प्रति सप्ताह हर विकासखंडों का निरीक्षण कर रही है और वहाँ जाकर के हर विद्यालय के बच्चों से और शिक्षकों से संपर्क कर रहे हैं। उनके अध्यापन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षकों की उपस्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे शिक्षक जो स्कूल जा रहे हैं तो वो जाकर के इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उसमें रिपोर्टिंग ये आ रही है कि शिक्षक स्कूल जाकर के बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करा रहे हैं और प्राइवेट यानी जो बच्चे हैं जो हमारे प्राइवेट विद्यालय से बच्चे सरकारी विद्यालय में आए हैं, तो उन बच्चों से भी हम अगर चर्चा करते हैं कि बेटा यहाँ पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो बच्चे संतुष्ट है कि सर पढ़ाई हो रही है। इस दौरान हमारे जिले में लगभग 7 प्राइवेट स्कूल है जो बंद हो गए हैं, जिसमें से बालाघाट विकासखंड के 3 स्कूल बंद हुए हैं, वारासिवनी का 1 हुआ है, परसवाड़ा के 2 हुए हैं और किरनापुर का 1 स्कूल बंद हुआ है। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कुकड़ा से पोंडी मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी गाड़ी से जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति नैन सिंह पिता हीरालाल पंद्रे, उम्र 45 वर्ष, ग्राम कोयली खापा, थाना गढ़ी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 दिसंबर को नैन सिंह अपने गांव के बुध सिंह के साथ खेती के काम से कुकड़ा आया था और वहां से करीब 11:30 बजे नैन सिंह अपने साथी बुध सिंह के साथ पैदल कुकड़ा से अपने गांव अड्डी जा रहे थे। तभी कुकड़ा से पोंडी रोड पर स्थित पीपल के पेड़ के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने नैन सिंह को चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर की जबरदस्त ठोकर से नैन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गढ़ी के अस्पताल में भर्ती किए थे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल नैन सिंह को जिला अस्पताल बालाघाट ला रहे थे, किंतु बालाघाट के गांगुलपारा के पास ही नैन सिंह की मौत हो गई।